तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी क्लास 10th में संस्कृत सब्जेक्ट लिया है तो संस्कृत जो है ये कोई नहीं बता रहा है और आप लोग टेंशन में हैं कि आखिर हमारा क्या होगा, हम लोग अपना संस्कृत का तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो इसका भी टेंशन छोड़ दीजिए। संस्कृत को भी मैं पढ़ाने वाला हूं और ये भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, क्या क्या आपको तैयार करना है। ठीक है, तो जितने भी संस्कृत के विद्यार्थी हैं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जब संस्कृत का जितने दिन भी बाद आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है उतने दिन में हम क्या करेंगे, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, वो भी स्मार्ट तरीके से। क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सभी प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। और जितना मैं बताऊंगा आप लोगों को, केवल आप इतना अगर पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये वीडियो जो है ये संस्कृत में निबंध जो लिखना होता है उस पर आधारित है और ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहां से इस टॉपिक से सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कहेंगे सर कितने नंबर का, तो 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का, 8 नंबर का। अगर आप केवल 8 लाइन लिख देंगे तो आपको 8 नंबर मिल जाएगा। तो क्या पढ़ना है इसमें, क्या क्या चीज आपको पढ़ना है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। केवल आपको क्या करना है, संस्कृत में 2 निबंध पढ़ना है। कितने निबंध, केवल आपको 2 निबंध। आपकी किताब में 10 से 15 निबंध दिया गया है, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना है, केवल आपको 2 निबंध पढ़ना है। और अगर आप ये 2 निबंध पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। अब कहेंगे सर 2 निबंध कौन सा है, तो सबसे पहला निबंध है विद्या महत्वम पर निबंध। क्या है, विद्या महत्वम पर निबंध। और ऐसा नहीं है कि निबंध का मतलब 2 पेज लिखना है, कुछ नहीं, बस 8 लाइन आपको लिखना है। हर एक लाइन का 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो कैसे लिखना है यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूं, इसका हिंदी भी मैं आपको समझाऊंगा, ऐसे ही आपको पेपर में भी लिखना है। तो विद्या महत्वम पर निबंध, सबसे पहला पॉइंट है अस्मिन संसारे विद्या एवं सर्व प्रधानम धनम अस्ति। यानी इस संसार में विद्या ही सर्व प्रधान धन है। दूसरा क्या है इसमें निबंध कि विद्या धनम चौरो अपि चोर इतुम न सकनोति। अर्थात विद्या धन को चोरों के द्वारा भी चुराया नहीं जा सकता है। नृपः अपहर्तुम न सकनोति, राजा के द्वारा अपहरण नहीं किया जा सकता है। अन्य धनम भ्राता विभज्यते, यानी अन्य धन का मतलब किसी और धन को, या धन के अलावा, विद्या धन के अलावा और जैसे पैसा हो गया, रुपया हो गया, या कोई वस्तु हो गया, उन सभी को भ्राता यानी भाइयों के बीच विभज्यते यानी बांटा जा सकता है। किंतु विद्या धनम भ्राता न विभज्यते, लेकिन विद्या धन को भाइयों के बीच कभी भी बांटा नहीं जा सकता, विद्या का कभी भी बंटवारा नहीं किया जा सकता है। फिर 5वां क्या है कि विद्या मानवस्य बुद्धि विकास भवति। विद्या से मानव की बुद्धि का क्या होता है, तो विकास होता है। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है। विद्या कोश अद्वितीय भवति, विद्या का जो कोश है वह क्या है, अद्वितीय है, यानी इसका कोई सीमित नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि केवल इतना ही इसमें विद्या हो सकता है। विद्या कोश अद्वितीय भवति, यानी इसकी तुलना किसी चीज से की ही नहीं जा सकती है। तो वही लिखा है कि विद्या का जो कोश है वह अद्वितीय होता है। और 8वां पॉइंट है कि विद्या यशम ददाति, विद्या यश देती है। तो ये 8 ही लाइन आपको लिखना है पेपर में और इस पर ही आपको क्या हो जाएगा, 8 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से आप 8 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब बस आपको 2 ही निबंध पढ़ना है। सबसे पहला है विद्या महत्वम, जो कि मैंने आपको बता दिया। दूसरा निबंध है परोपकार पर निबंध। ठीक है, क्या है, परोपकार पर निबंध। तो इसमें भी 8 लाइन ही लिखना है और देख सकते हैं मैं बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट लेकर के आया हूं और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखना होता है। सबसे पहला है कि परेशान उपकारः परोपकारः कथ्यते, यानी दूसरों का उपकार करना ही परोपकार कहलाता है। परोपकारः मानवस्य एकः उत्तमः गुणः अस्ति, परोपकार मानव का एक क्या है, उत्तम गुण है। परोपकारेण जनेषु सुख शांति वृद्धि भवति, परोपकार से लोगों में सुख शांति की वृद्धि होती है। परोपकारिणः जना परोपकारैव प्रसन्ना भवन्ति, यानी परोपकारी लोग जो होते हैं वह परोपकार से ही प्रसन्न होते हैं। 5वां है न केवलम मनुष्या अपितु प्रकृति अपि परोपकारे रता दृश्यते, यानी न केवल मनुष्य बल्कि प्रकृति भी परोपकार में लगातार दिखाई देता है। अब कहेंगे सर प्रकृति कैसे दिखाई देता है, तो जैसे कोई वृक्ष हो गया तो वृक्ष क्या करता है, फल देता है, तो एक प्रकार का परोपकार करता है। बादल क्या करता है, वर्षा करता है, तो बादल भी क्या कर रहा है, वर्षा करके एक प्रकार का परोपकार ही कर रहा है।
फिर 6 नंबर पॉइंट है कि परोपकारस्य भावना मानवेषु एव न देवेषु पशु पक्षी वृक्ष आदिषु अपि च भवति। यानी परोपकार की जो भावना है वो केवल मानव में ही नहीं है, देवों में है, पशु में है, पक्षियों में है, वृक्ष में है, आदि अपि यानी आदि में भी, च माने और आदि में भी, भवति माने होता है। यानी परोपकार की भावना केवल मनुष्य में नहीं होता, देवों में होता है, पशु पक्षी में होता है, वृक्ष में होता है, और आदि और अन्य भी जितने चीजें हैं उनमें भी क्या होता है, परोपकार का भावना होता है। परोपकार देव भाव अस्ति। परोपकार क्या है, देव भाव है। मेघा परोपकाराय जलम वर्षंती। यानी बादल जो है वो परोपकार के लिए ही वर्षा करता है, और जैसे वृक्ष हो गया तो वो परोपकार के लिए ही फल देता है। ठीक है, तो सब कोई क्या कर रहा है, परोपकार ही कर रहा है। केवल मानव ही नहीं करता, प्रकृति भी करता है। तो ये 8 लाइन क्या हो गया, परोपकार निबंध में आपको लिखना है। ठीक है, देखिए बहुत छोटा है, 1-2 बार आप पढ़ेंगे ऐसे ही आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये 2 निबंध आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, और अगर ये 2 निबंध आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। केवल यही आपको क्या करना है, 2 निबंध पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।